अब हम जो है वो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जिसे लवण जल कह सकते हैं, से जब विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार बनता है। क्षार माने कि हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये कौन सी है, क्लोर क्षार रिएक्शन है। क्लोर क्षार रिएक्शन में हम नमक को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ पर बनती है। जैसे कि यहाँ पर जब क्लोर क्षार अपक्रिया में हम नमक को NaCl को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन पर कौन सा आयन होगा, तो निगेटिव आयन होगा यानी कैथोड होगा, और क्लोरीन पर पॉजिटिव यानी कि एनोड होगा। ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एनोड क्लोरीन गैस पर होगा और कैथोड जो है वो हाइड्रोजन गैस पर होगा। इसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन गैस इधर साइड निकल रही है, किधर साइड, एनोड साइड, और कैथोड साइड कौन सी, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखो क्लोर क्षार अपक्रिया में निर्मित पदार्थों का उपयोग देखते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस का उपयोग हम देखें तो जल की स्वच्छता में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करें स्विमिंग पूल के कीटाणुरोधक कीटाणुरोधन के रूप में, ठीक है ना। फिर इसके बाद PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। इसके बाद रोगाणुनाशक और कीटनाशकों में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। पहली बात तो हम बात करें जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल कीटाणु शोधन के बारे में, PVC निर्माण और रोगाणुनाशक और कीटनाशकों में, और CFC उत्पाद में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं किसमें, ईंधन के रूप में, मार्जरीन निर्माण में यानी कि हाइड्रोनीकरण प्रक्रिया यानी कि मार्जरीन निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का। खाद यानी कि अमोनिया संश्लेषण में हम किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नमक का घोल उपयोग बात करें तो धातुओं से ब्रिज हटाने में, ठीक है, और साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट निर्माण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कागज बनाने में उपयोग करते हैं। कृत्रिम फाइबर उत्पादन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं, और जब क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। जब बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो क्या बनता है हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सरल रूप से दर्शाया जाता है। वास्तविक संगठक क्या है, CaOCl2। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है, और क्या निकलता है, पानी। इसका उपयोग बात करें विरंजक चूर्ण की तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। सूती व लिनेन के विरंजन के लिए कहता है, वस्त्र उद्योग में कहता है सूती व लिनेन के विरंजन के लिए कहता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। कपड़ों की लुगदी, ठीक है ना, कपड़ों की लुगदी में कपड़ों के विरंजन साफ करने में इसका किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज। इसके बाद बात करें कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में पीने के पानी में जीवाणुओं को नष्ट करके शुद्ध करने में पानी को, इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब बात करें विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का अर्थ है कि किसी पदार्थ से रंग हटाना या उसे रंगहीन बनाना। यह प्रक्रिया आमतौर पर कपड़ों, कागज, तेल और अन्य सामग्री को सफेद या हल्का रंग देने के लिए की जाती, ठीक है। अब बात करें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई में, है ना, खस्ता, पकौड़े बनाने, खाने को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग। रासायनिक नाम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है।
बेकिंग सोडा क्या है, एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। कैसा है, दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक है, आगे बात करें बेकिंग सोडा का निर्माण में मूल पदार्थ कौन सा है, NaCl यानी कि नमक है। बेकिंग सोडा के निर्माण में भी मूल पदार्थ क्या है, नमक है। आगे बात करें निर्माण अभिक्रिया किस विधि से, तो साल्वे विधि से। साल्वे विधि से कैसे निर्माण होता है, जब हम नमक में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये सभी मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनिया क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, जब हम सोडियम क्लोराइड में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाते हैं तो सोडियम बाइक कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। बात करें बेकिंग सोडा गर्म करके उष्मा देने, जब हम उसमें देते हैं तो खाने के यानी कि खाना पकाने पर क्या प्रक्रिया होगी। जब बेकिंग सोडा में हम गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो इसे पकाने में उपयोग किया जा सकता है। तो यह क्या है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होगा। जब हम देखो, कहने का मतलब जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो हमारा क्या, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, पानी निकलेगा, पानी टूटेगा और क्या टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया बात करें तो अगर जो हम इसको गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण बेकिंग में बुलबुले बनते हैं, जिससे ब्रेड, केक और अन्य खाद्य पदार्थ फूले हुए और नरम बनते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को हल्का और स्पंजी बनाती है। आगे बात करें बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, किसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग हैं। इसमें बेकिंग पाउडर तब बनता है जब बेकिंग सोडा में मंद खाद्य पदार्थ अम्ल, टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है ना, देखो जब हम बेकिंग सोडा में थोड़ा सा अम्ल मिलाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा अम्ल मिलाएंगे, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल, तो हमारा क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक शुद्ध क्षारीय पदार्थ है जो केवल क्षारीय पदार्थों के साथ प्रक्रिया करता है, जबकि बेकिंग पाउडर में पहले से अम्लीय घटक मौजूद होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार के व्यंजन में उपयोग किया जा सकता है। अब बात करें बेकिंग पाउडर को जल में मिलाने पर अभिक्रिया। बेकिंग पाउडर में पहले से ही अम्लीय घटक जैसे टार्टरिक एसिड मौजूद होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे बात करें रासायनिक अभिक्रिया के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं तो हमारी सोडियम निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से बुलबुले बनते हैं जो केक, बिस्कुट और ब्रेड को हल्का और फूला हुआ बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से क्या होते हैं, बुलबुले बनते हैं, जिससे क्या होता है, केक, ब्रेड और ब्रेड को हल्का और फूला, मतलब फूला हुआ बनता है। क्योंकि देखो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं तब। ठीक है ना, आगे बात करें बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारीय है। बेकिंग सोडा की बात करें तो क्या है, एक दुर्बल क्षारकीय है, इसलिए ये क्या होता है, एंटी एसिड के रूप में भी इसका पेट में अम्ल को शांत करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग एक और मैं बता दूं, जब जब चींटी चींटी का डंक लगता है, चींटी के डंक या बच्चे के डंक, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं, है ना। एनसीईआरटी से हटकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि सोडा एसिड अग्निशामक की बात करें तो सोडा एसिड अग्निशामक एक प्राचीन अग्निशामक यंत्र है जो विशेष रूप से छोटे आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करके आग बुझाने का कार्य करता है। अब बात करें बाहरी टैंक, इस इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का घोल भरा होता है। आंतरिक बोतल में बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। आगे बात करें लीवर या प्लंजर, जब इसे दबाया जाता है तो क्या होता है, अम्ल और सोडा आपस में मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हम धोने का सोडा, रासायनिक नाम क्या होता है, Na2CO3 10H2O, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब बेकिंग सोडा में जब बेकिंग सोडा हम देख चुके हैं, बेकिंग सोडा फार्मूला क्या होता है, NaSCO3, वो गर्म किया जाता है तो इसे पकाने में उपयोग किया जाता है। तो यह सोडियम कार्बोनेट, हम देख चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। ये वही रिएक्शन फिर से दिखा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह निर्मित सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जो ये बना है ना, इसी से जो है पुनः हमें क्या प्राप्त होगा, तो धोने वाला सोडा प्राप्त होगा। देखो
जब Na2CO3 में हम 10 पानी मिलाएंगे, 10 पानी मिलाएंगे तो कितना बनेगा, Na2CO3 10H2O। धावन सोडा क्या होता है, एक क्षारीय होता है। कैसा लवण होता है, क्षारीय लवण होता है। अब इसके यूज देखते जैसे कांच, साबुन, कागज उद्योग में हम धावन सोडा का यूज करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में इसका हम यूज करते हैं। घर की सफाई के लिए हम धोने के सोडा को यूज करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, किसकी, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, आस्था नहीं, स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल हम किसका धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। देखो, जल की स्थायी कठोरता उस कठोरता को कहते हैं जो जल में मौजूद घुलनशील लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट से होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट से होती है। इसे साधारण उबालने से दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए से हम धोने का सोडा का यूज करते हैं। जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डालने से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अवक्षेपित हो जाते हैं। देखो, कैल्शियम जब कैल्शियम क्लोराइड जो है Na2CO3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, नमक बनता है। अब बात करें लवण के क्रिस्टल क्रियाकलाप से, जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ये क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल किस रंग के होते हैं, तो नीले रंग के होते हैं, ठीक है। और जब इन्हें क्वथन नली से डालकर गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पर क्या होते हैं, नीले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग धीरे धीरे क्या होता है, सफेद होने लगता है, ठीक है। साथ ही क्वथन नली के ऊपरी ठंडे हिस्से में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। यह बूंदें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से निकले जल वाष्प के संघनन से बनती हैं। अब बात करें स्पष्टीकरण की, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टल जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। गर्म करने पर यह क्रिस्टल जल वाष्प के रूप में निकल जाता है, जिससे कॉपर सल्फेट निरंजन हो जाता है। यह सफेद रंग का हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बताते हैं जब निर्जल कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यह फिर से क्रिस्टल जल को अवशोषित कर लेता है और अपना मूल नीला रंग प्राप्त कर लेता है। अब बात करें निष्कर्षण की, तो प्रयोग दर्शाता है क्या दर्शाता है कि कुछ लवणों में क्रिस्टलन जल होता है जो गर्म करने पर निकल जाता है और फिर उन्हें फिर से जल में मिलाने पर वापस आ जाता है। क्रिस्टलन का जल की बात करें तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब इसका यह है कि कुछ लवण अपने क्रिस्टल संरचना में जल के अणुओं को एक निश्चित अनुपात में शामिल करते हैं। यह जल के अणु लवण की रासायनिक संरचना का हिस्सा होते हैं, क्रिस्टल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O, ठीक है। इसमें 5H2O क्रिस्टल का जल होता है जो लवण के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें हम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 2H2O। जब हम इसे गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 हाफ H2O बन जाता है। देखो, इसमें 2H2O क्रिस्टल का जल का क्रिस्टल, ठीक है ना। ये जल के अणु केवल क्रिस्टल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। जो लवण को गर्म किया जाता है तो यह जल वाष्पित हो जाता है, जिससे लवण अपना क्रिस्टल स्वरूप खो देते हैं। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 में कितना क्रिस्टल होता है, 5, पानी का 5 क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। इसके बाद Na2CO3 में कितना 10 क्रिस्टल होता है, CaSO4 में कितना होता है, 2 होता है। नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O जिप्सम से ही बनता है ये। देखो, जब जिप्सम CaSO4 2H2O को 373 केल्विन या फिर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम POP कहते हैं, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जो सफेद रंग का चूर्ण है, जल मिलाने पर यह क्या होता है, पुनः जिप्सम में बदलकर ठोस बन जाता है। अब बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब बात करें आधा जल का अणु कैसे, तो वास्तव में रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाफ H2O का मतलब यह है कि 2 मोल कैल्शियम सल्फेट में 1 मोल पानी जुड़ा हुआ होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया करता है जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये है, जब हम आधा पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनेगा। ये हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें तो चिकित्सकीय उपयोग, जैसे कि यह टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। हड्डी पर इसकी जो है स्लैब चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ताकि हड्डियां सही स्थान पर जुड़ी रहें। सजावट और निर्माण, इसका उपयोग खिलौने, सजावटी सामान और अन्य निर्माण कार्यों में होता है। अब बात करें चिकनाई और स्तर की सतह को चिकना करने और रूप से समान रूप से देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा एनसीईआरटी का थ्योरी कंप्लीट होती है। हम बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न क्लास 10 से। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? पीतल और तांबे के बर्तन में हम क्या करते हैं, दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि देखो दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। तांबे और पीतल में क्या होता है, जिंक के साथ जब अम्ल की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जिंक के साथ वो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, यह प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस और हानिकारक लवण उत्पन्न करती है। हानिकारक लवण भोजन को दूषित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण दही एवं खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में रखने से बचाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो बात करें, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति होती है, जो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब बात करें शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? देखो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक गैस केवल तब अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है जब यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करती है। देखो शुष्क लिटमस पत्र में नमी का अभाव होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक गैस के आयनीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। आगे बात करें, लिटमस परीक्षण में रंग परिवर्तन तभी होता है जब कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। नीला लिटमस अम्लीय परिस्थितियों में लाल हो जाता है, लेकिन शुष्क गैस के संपर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखो तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी। जब किसी अम्ल में विलयन को तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन जो है वो घटता है, ठीक है ना। अब कारण बात करें, कारण क्या है, तो तनुकृत करने से अम्ल अपनी हाइड्रोनियम आयन जो है अधिक मात्रा में पानी में अणुओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं, जिससे उनकी सांद्रता क्या होती है, घट जाती है, और पीएच क्या होता है, पीएच मान बढ़ जाता है। आगे बात करें, अम्ल की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने से अम्ल की शक्ति क्या होती है, घट जाती है। हालांकि तनुकृत करने पर अम्ल की प्रकृति क्या होती है, समाप्त नहीं होती, लेकिन क्या होती है, शक्ति घट जाती है। तनुकृत करने पर पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुकृत करने पर पीएच बढ़ता है, मैंने कहा ना पीएच मान जो है वो बढ़ेगा तनुकृत करने पर, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। पीएच का मान अम्लीय सीमा में ही रहता है, लेकिन अम्ल का पीएच तनुकृत करने पर 7 के करीब हो जाता है। अब बात करें अम्ल के तनुकृत होने की सीमा, तो कमजोर अम्लों के तनुकृत करने का प्रभाव अधिक होता है। मजबूत अम्लों में तनुकृत करने की पर प्रभाव आयन पूरी तरह डिसोसिस्टेंस जो है वो रहते हैं। अब बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक यानी कि क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम क्या करें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर मजबूत क्षार है, क्या है, मजबूत क्षार है, जो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में मिलते हैं, सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग पृथक हो जाते हैं। जब आप इस विलयन में अधिक मात्रा में क्षार जैसे मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। आगे बात करें, आपके पास दो विलयन ए एवं बी है, ठीक है। विलयन ए का पीएच मान 6 है एवं बी का पीएच मान कितना है, 8 है। इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है? देखो पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है,
जबकि पीएच का मान 7 से अधिक होने पर वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अब देखो विलियन ए का पीएच कितना है, तो 6 है, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है क्योंकि पीएच का मान कम होता है। ठीक है, आगे बात करें। विलियन बी का पीएच कितना है, 8 है, इसलिए यह क्या है, क्षारकीय है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलियन ए की तुलना में कम है। अब बात करें H प्लस आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है तब विलियन अम्ल हो जाता है। क्या होता है, विलियन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। और जब H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻7 से अधिक हो तब क्या होता है, विलियन क्या होता है, क्षारकीय हो जाता है। क्या क्षारकीय विलियन में H प्लस आयन होता है, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। देखो हाँ, क्षारकीय विलियन में H प्लस आयन होते हैं, लेकिन OH आयन में की सांद्रता H प्लस आयन की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि विलियन क्षारकीय होता है। देखो H प्लस भी होता है क्षार में, पर लेकिन OH जो है वो अधिक होता है, इसलिए से यहाँ पर हम H प्लस को नगण्य मान लेते हैं। ठीक है ना। देखो कोई किसान खेत की मृदा को किसी परिस्थितियों में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि या फिर बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा। क्यों, कब करेगा, यदि मृदा अम्लीय है। जब मृदा अम्लीय हो, और अम्लीय कैसे होती है, जब हम उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं तब हमारी मृदा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। और खेती के लिए अनुपयोगी या फिर अनुपयुक्त हो तो किसान क्या करता है, मृदा की क्षारकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करता है। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चाक कहते हैं। आगे बात करें, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को, अब देखो यानी कि कोई क्षार है, बेस है, ठीक है ना, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लिटमस कागज का रंग पीएच के आधार पर बढ़ता है। लाल लिटमस नीला को हरा नीला, देखो लाल लिटमस नीला हो जाता है जब विलियन क्षारीय हो, ठीक है ना, बेसिक नेचर का हो। पीएच 7 से अधिक होने पर विलियन बेसिक होता है और पीएच 10 के आसपास इसका क्षारीयता अधिक होती है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवर से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा, तो देखो इस विलियन में HCl, अंडे के कवर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया कर देती है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है तो चूने का पानी का रंग क्या होता है, धुंधलापन होता है। अब बात करें NaOH का 10 ml विलियन HCl का 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी विलियन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के साथ विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, जो कितनी मात्रा होगी, 16 ml की। देखो एक समस्या नाप तौल और रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हल की। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मोल एक दूसरे को उदासीन करता है। यदि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है तो 20 ml NaOH के साथ 16 ml HCl की आवश्यकता होगी। अपच का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का उपयोग, तो हम किसका, एंटासिड का उपयोग करते हैं। अपच का उपयोग एंटासिड द्वारा किया जाता है जो पेट की अधिक अम्लता को न्यूट्रलाइज करता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए होते हैं, जबकि एंटीजेसिक जो है वो दर्द निवारण, एंटीजेसिक दर्द, और एंटीबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक प्रतिजैवी होते हैं जो संक्रमण रोकने में मदद करते हैं। अब बात करें निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखे गए हैं, उसके आधार पर संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमारे पास संतुलित समीकरण देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, हमें यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, ठीक है ना, और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराना। तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। जिंक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक सल्फेट बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी तरह बात करें जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। फिर जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है,
तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक आयरन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, आयरन जो है क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील, तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आगे बात करें, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होते, मतलब जो शुद्ध जल होते हैं जिनका pH 7 होता है उनमें विद्युत का चलन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल में होता है। तो आश्रित जल विद्युत का चलन नहीं होता क्योंकि उनमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। वर्षा जल विद्युत का चरण होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, लवण के विघटन से आयन मौजूद होते हैं। आगे बात करें, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में ही होता है। 5 विलियन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो pH का मान क्या होगा, 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होता है। तो कौन सा विलेन, देखो ये क्या है, अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये क्या है, क्षारीय है, ये क्या है, उदासीन है, ये क्या है, क्षारीय है, ठीक है। देखो आगे बात करें, ताजे दूध के पीएच का मान 6 है। ताजे दूध का पीएच का मान कितना, 6 है। दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा, देखो दूध का पीएच का मान कितना होता है, लगभग 6 होता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, घटकर 4.5 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड बनता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीयता बढ़ाने के कारण पीएच का मान क्या होता है, कम हो जाता है। आगे बात करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। देखो, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो हमारा नमक और पानी मिलेगा। इस तरह जब हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल में हम के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमारा KNO3 और H2O यानी पानी बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो हमें यहाँ पर धोने का सोडा के प्रमुख उपयोग बात करें, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धोने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का उपयोग करते हैं। अब बात करें बेकिंग सोडा, यानी हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर जब गर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, जल में मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया का उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक स्पंज जो है बनता है, ठीक है। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा NCERT के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होते हैं।